अच्छा जी, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में हमने ये जो थ्योरम है 7.4 यहाँ तक कर लिया था और आज हम डायरेक्शन को साइंस पढ़ेंगे। और एक और चीज़ बेटा कि ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स हैं और ये इसमें मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। इसी बुक के आगे जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम, तो वो बेटा इसी रिलेटेड है। बट ये है कि यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है या मैक्सिमम दो होंगी, वहाँ पर उसकी ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन को साइंस क्या होता है जी? डायरेक्शन को साइंस में ये थ्योरी जो है ना वो आप खुद रीड कर लीजिएगा। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डायरेक्शन को साइंस क्या होता है। तो यानी ये अगर आपने प्रूफ इसका देखना है तो यार आप अलहदा से लिख के सेंड यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी करवा देता हूँ कि L1 किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फ़ा 1 के। ये एंगल बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ से इसने सारा निकाला हुआ है। तो L2 किसके इक्वल है? कॉस अल्फ़ा 2 के। L3 किसके इक्वल है? कॉस अल्फ़ा 3 के। अगर ये आप वैसे भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि R हमारा क्या होता है? वैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के होता है। तो बेटा कार्टेशियन टेंसर में जो है ना वो देखें, यूनिट वेक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो E1 होता है, E2 होता है, E3 होता है। ये जो है ना वो यूनिट वेक्टर होते हैं। तो आई जे के की जगह पर हम E1 E2 E3 यूज़ करेंगे तो बेटा ये आर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आ जाएगा। और इसने यार इसके साथ ना डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो आप ले लें डॉट प्रोडक्ट। E1 जो है ना डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बाकी E2 E1 डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो जो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो इस वजह से वो आगे वाली दोनों टर्म में ज़ीरो हो जाएंगी और ये चीज़ आ जाएगी। इन सिंपली जो है ना वो आपने यहाँ से याद करना है। देखें, एक तो इसने ये जो है ना वो निकाला है रिजल्ट के L1 का स्केयर प्लस L2 का स्केयर प्लस L3 का स्केयर ये 1 के इक्वल होता है। और ऊपर हमें पता है L1 किसके इक्वल है? कॉस अल्फा। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 3 ये इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इनका सॉरी स्केयर। तो यहाँ पर आप अल्फा बीटा और गैमा भी यूज कर सकते हैं एंगल, ठीक है। इसने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिया हुआ है। आप कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 2 कॉस गैमा, ये स्केयर इनका ये इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये चीज़ जो है ना वो थ्योरी आप खुद ही देख लें ज़रा। डेफिनेशन ऑफ जो है ना वो LIJ क्या आती है? तो डेफिनेशन ये आपने याद करना है कि अगर हम IJ की बात करेंगे ना तो ये किसके इक्वल होता है? अच्छा यार, ये जो इसने XI जो है ना वो ऊपर डैश डाली हुई है, ये बेसिकली ना ये इसने ना ये वाला जो रेक्टेंगल कंसीडर, ये XYZ प्लेन कंसीडर किया हुआ है, ये इसने दो सिस्टम कंसीडर किए हुए हैं। मतलब देखें, एक को इसने ये पीछे जो सॉरी इससे पीछे एक टॉपिक था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला जो टॉपिक था, उसमें इसने क्या किया हुआ था, उसमें इसने दो जो है ना वो ये कंसीडर किए हुए थे। मतलब इसमें इसने देखें, एक ये x1 x2 x3 इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट है यानी XYZ प्लेन है। और एक और प्लेन कंसिडर किया हुआ था जिसको x1 डैश x2 डैश x3 डैश का नाम दिया गया, यानी दो जो है ना इसने वो प्लेन कंसिडर किए हुए थे। तो ये जो इसने डेफिनेशन में ये जो लिखा हुआ है ना I और J, तो इसमें जो I है ना ये वो पहले वाला प्लेन है जिसमें x1 डैश x2 डैश x3 डैश इसने दो प्लेन कंसिडर किए हुए थे। तो एक को इन्वेरिएंट भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगा आगे ये टॉपिक। तो यानी ये जो LIJ है ना बेटा, ये कॉस आ जाएगा, आपने याद कर लेना XI डैश और कामा डाल के XJ। मतलब देखें L के साथ क्या है? I है, तो ये पहले वाले सिस्टम में जो है ना वो लाई कर पहले वाले प्लेन में लाई करेगा। और J जो है ना वो इसके साथ XJ आ जाएगा। और सिंपली XI जो है ना ये मतलब अगर यहाँ से हम ये LIJ लिखा हुआ है तो इसमें E देखें I है ना पहले, तो EI आ जाएगा, ठीक है, और EJ आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर है ना यार। देखें, ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो x1 डैश x2 डैश x3 डैश ये दो प्लेन इसने यार कंसिडर किए हुए थे। और एक प्लेन को इसको इसने K डैश का नाम दिया हुआ था पीछे, और एक प्लेन था x1 x2 x3। ये दो सिस्टम, इसको इसने के का नाम दिया था, इस सिस्टम को के का नाम, इस सिस्टम को के डैश का नाम दिया हुआ था। और इन दोनों प्लेन में जो अच्छा ये जो x1 x2 x3 में यूनिट वेक्टर थे, ये E1 था, E2 था, E3 था, ठीक है। और के डैश में E1 डैश E2 डैश E3 डैश ये था।
तो यही चीज़ इसने इधर भी लिखी हुई है। और ये चीज़ आपने याद करनी है कि एल आई जे ये इक्वल होता है इसके, और ये बड़ा इजी है, काज आ जाएगा साथ में क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो काज बन रहा है, और आई है तो ये पहले वाले सिस्टम का है, और साथ में जे है तो एक्स जे आ जाएगा। और इधर देखें एक्स, ये मतलब एक्स आई के साथ ई आई यूनिट वेक्टर बनेगा, क्योंकि इसके साथ जो एक्स आई है ना, तो इसके साथ क्या बनेगा, एक्स आई डैश के साथ ई यूनिट वेक्टर, एक्स आई टू के साथ ई टू यूनिट वेक्टर, एक्स आई थ्री डैश के साथ ई थ्री डैश यूनिट वेक्टर बनेगा, और इसी तरह एक्स वन के साथ आई यूनिट वेक्टर, एक्स टू के साथ ई टू यूनिट वेक्टर, सॉरी वो एक्स वन के साथ ई वन ई यूनिट वेक्टर बनेगा, एक्स टू के साथ जो है ना वो जे यूनिट वेक्टर बनेगा, और एक्स थ्री के साथ जो है ना वो के यूनिट वेक्टर बनेगा। तो ये चीज़ जो है ना ये डेफिनेशन में यही है यार। इसके बाद जो है ना ऑर्थोगोनल रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो ये क्या होता है, ये थ्योरी आप खुद आराम से रीड करें, ये हमारे जो है ना जो काम की चीज़ें हैं मैं इसमें से आपको वो समझा देता हूँ। तो इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन भी इंशाल्लाह करेंगे, आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे। डेफिनेशन आपने कर लेनी है, रोटेशन एक्सिस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो देखिए इसमें हमारे जो काम की चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, किस तरह हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखें ये टी से इसको शो किया हुआ है और एल आई जे लिखा हुआ है। तो अगर इसमें वन पुट करते हैं तो देखें आई की जगह पर आप पहले क्या रखें, वन रखें, तो एल आई वन आ जाएगा, ठीक है। फिर जे की जगह पर वन पुट कर दें, फिर देखें ये ना इसने लोकेशन लिखी हुई है, मतलब ये देखें फर्स्ट रो है ना, चलो मैं इधर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। एल एल एल, अगर आपने ये 3x3 का लिखना है, 2x2 का लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग 2 आ जाए, मतलब एल 2 लिखेंगे। मतलब इसमें 3 रोज 3 कॉलम का लिखना है तो ये इस तरह होगा। 4 रोज 4 कॉलम का लिखना है तो वो जो है ना वो आपने 4 रोज लिख देनी है, 4 कॉलम लिख देने हैं। तो देखें ये कौन सी रो है, ये वाली पहली रो है, तो ये पहली रो आ गई, ठीक है। ये सेकंड रो है, मतलब रो के एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ये थर्ड रो है, और ये कॉलम कौन सा है, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, तो इसके साथ फर्स्ट डाल दे। ये सेकंड कॉलम है, सॉरी ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो यार ये इस तरह मैट्रिक्स को, ये जो चीज़ लिखी इसको इस तरह इसने लिखा है। अब तो इस टॉपिक में जो काम की चीज़ है ना वो ये है कि इसमें राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल, लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोगोनल क्या होता है, या राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल को प्रॉपर भी कहते हैं और लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोगोनल को इम्प्रॉपर भी कहते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, हम इनके जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे। बट राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल क्या होता है, इस पूरे टॉपिक में वो ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मैट्रिक्स है, तो आप उसका लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोज है ना ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स क्या होता है यार, जब आप इन्वर्स को मल्टी, जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, तो ये काट जगह आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आता है। जब भी दो जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। और ये इसमें कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना आपके पास, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसका आप लें ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज जो होगा ना इसका ये होगा इसका इन्वर्स होगा। और इन दोनों को ऑब्वियसली अगर ये टी एक मैट्रिक्स है और टी जो है ना ट्रांसपोज इसका इन्वर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ये चीज़ है इस पूरे टॉपिक में। अब राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल क्या होता है, अगर आप इसका मॉड फाइंड करते हैं ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मॉड, और ये आ जाता है +1 तो ये राइट हैंडेड होगा। और अगर इसका मॉड आ जाता है नेगेटिव -1 आ जाता है तो बेटा ये लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोगोनल होगा। या फिर अगर इसको -1 वाले को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर भी कहते हैं। तो ये इस पूरे टॉपिक में यही है, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये कुछ आते हैं इस तरह, शो डैट दी ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक टी आपको ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, एंड राइट हैंडेड है। तो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो तो आपने ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करना है, आपने उस मैट्रिक को जो है ना उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर आंसर में जो है ना वो क्या आ जाए, आंसर में आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। राइट हैंडेड के लिए हमने क्या करना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का मॉड लेना है, और अगर आंसर +1 आ जाता है तो हम बोलेंगे ये राइट हैंडेड है। तो अब अच्छा, तो अब हमने क्या करना है जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसके इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो इसका इन्वर्स पहले हमने फाइंड करना है। तो पीछे जो टॉपिक लिखा हुआ था
इस उसमें क्या मेंशन था, जो ऑर्थोगोनल रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो सारा टॉपिक उसमें यही चीज़ लिखी हुई थी कि अगर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, अगर आप उसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जो होगा ना इसका, वो क्या होगा, वो इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हमने इसका पहले इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो बेटा होगा वो इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये पीछे लिखा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स को हमने इधर चीज लिख लिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ये लिख लिया इधर। ठीक है, ये इसने ना ट्रांसपोज इसका लिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इसने ट्रांसपोज ले लिया। ये देखें, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम कर दिया, और फिर सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम कर दिया, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम कर दिया। तो इसने डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। तो ऑर्थोगोनल की मैंने कंडीशन बेटा आपको बताई है कि जो जिस चीज़ को अपने ऑर्थोगोनल, जिस मैट्रिक्स को अपने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स फाइंड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर में आइडेंटिटी आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, क्योंकि पीछे टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही इसका इन्वर्स होता है। तो ये टी है और ये टी इनवर्स है। ठीक है, जो हमने ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसने मल्टीप्लाई किया, तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसने आंसर में डायरेक्ट 1 लिख दिया हुआ है। देखिए, मैं चले थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरे ख्याल से आप खुद कर भी लेंगे। चलें, 1/√2 मल्टीप्लाई होगा -1/√2 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, और बीच में प्लस आ जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई होगा जी -1/2 के साथ। बेटा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भी मल्टीप्लाई किया है, ये एक एलिमेंट बनेगा ये सारा। ठीक है, इसी तरह आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर आके लिखना है, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर आपने आके लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है। इसी तरह आप थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो देखें, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर 1 नहीं आता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 अंडर को अंडर से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1/4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इनको आप ऐड कर लें। सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 + 1 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 4/4, ये काट के इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो इसने इधर लिखा हुआ है। तो जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई खुद ही कर लीजिएगा। तो आंसर में क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, इसको हम आई लिख सकते हैं, I3, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है। तो बेटा ये प्रूव हो गया। हैंस अब हम लिख सकते हैं कि हैंस टी इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, ऑर्थोगोनल। अब हमने चेक करना है कि ये राइट हैंडेड है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो टी आपको गिवन है उसका आप मैग्नीट्यूड लें, मॉड लें। तो अगर आंसर उसका आ जाता है +1 तो हम लिखेंगे कि ये राइट हैंडेड है, और अगर -1 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि ये लेफ्ट हैंडेड है। तो देखें, इसने मॉड फाइंड किया, और मॉड आप फाइंड करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये क्या चीज राइट हैंडेड है। ठीक है, इसके बाद अब हमने नीचे वाला जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है 2, इसके ये क्या कहते हैं कि ये हमने चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है बट लेफ्ट हैंडेड है। तो बेटा इसके लिए भी आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, ये चले नीचे इसने किया हुआ है, ये आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम लिखते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, और साथ में हम चेक करेंगे कि ये राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड। तो उसके लिए बेटा आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, किसका, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर -1 नहीं आएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, -1 नहीं आएगा तो ये हम लिख देंगे कि ये लेफ्ट हैंडेड है। इसके बाद ये 7.12 है, तो ये थ्योरम है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। तो अब ये थ्योरम जो है ना, ये कहता है कि मैंने ये लिखा है LIK
और एल जे के ये इक्वल होता है जी डेल्टा के। ये आपको पता है डेफिनेशन है जो हमने पीछे पढ़ी है। तो ये इक्वल किसके होता है, डेल्टा आई जे के, ठीक है, डेल्टा आई जे के। और ये हमें पता है कि डेल्टा की एक प्रॉपर्टी है कि जो डमी इंडेक्सेस होता है, यानी ये जो 2 दफ़ा आता है, जैसे के और के 2 दफ़ा आया तो ये ख़त्म हो जाता है और हम जो है ना वो आई और के लिख देते हैं। अब ये कहता है कि एल ख़त्म हो जाएगा, यानी ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम का हमने प्रूव करना है। दूसरे नंबर पर एल के आई हो या एल के जे हो, यानी ये ऊपर वाला भी प्रूव करना है और नीचे वाला भी हमने प्रूव करना है। तो यार इससे पीछे जो है ना एक डेफिनेशन थी, अभी इससे पीछे वो मैंने टॉपिक आपको नहीं करवाया, इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर यूनिट वेक्टर, इससे पीछे है जस्ट। तो वो जो है ना वो क्या जी इसमें उसमें याद करने वाली ये उसने ड्राइव किया हुआ है वहाँ पर ना ये चीज़ कि ई जे यूनिट वेक्टर इक्वल होता है इसके एल आई जे ई आई है ये, ठीक है। और यूनिट वेक्टर डैश, वो मैंने बताया कि ये जो है ना वो 2 प्लेन होते हैं, तो बेटा ये इसके इक्वल होता है। दूसरे नंबर पर ये चीज़ भी होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है ना उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर यूनिट वेक्टर, पेज नंबर आई थिंक 406 है, इसमें जो है ना वो उसने करवाया हुआ है। तो अब देखें ये चीज़ आपने ज़ुबानी याद कर लेनी है, ये पीछे यूनिट वेक्टर का रिलेशन है डेफिनेशन ऑफ ये इसके साथ, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने ले लेनी है, हम जानते हैं पीछे हमने यूनिट वेक्टर में देखा कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। तो बेटा ये थ्योरम हमने प्रूव करना है, पहले हम ये प्रूव करेंगे इसको एक हिस्से को, फिर हम ये ऊपर मैंने लिखा हुआ पहले ऊपर वाले को प्रूव कर लेते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम ये लेंगे कि ई यूनिट वेक्टर जे डैश ये इक्वल होता है एल जे आई ई यूनिट वेक्टर आई के, ठीक है। तो इसका हम इसके साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और किसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी थ्योरम जो यार प्रूव करना होता है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मतलब सेम टू सेम उसी तरह ही चलना पड़ता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो है ना डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका ई आई यूनिट वेक्टर डैश का। तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ ये बन जाएगा और इस तरफ ये बन जाएगा। तो इसके बाद यार यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखें ये एल आई के जो है ना एल जे के ये हम इसी तरह लिख देंगे इसमें, ठीक है। और ये जो यार होता है ना ई वन डैश डॉट प्रोडक्ट ई वन सॉरी ये ई वन और ई के, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है यार अगर हम इसको एल की फॉर्म में लिखें तो एल आई के आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह देखें अगर ई जो है ना वो जे डैश और साथ में आ जाता है ई, अब इधर लिख सकते हैं के, तो ये यार चीज़ हो जाएगी अगर एल की फॉर्म में लिखें तो एल जे के, ठीक है। ये इस तरह हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को एल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो यार ये इधर जो लिखा हुआ है ई वन डैश डॉट ई के, तो इसकी जगह पर इसने एल आई के लिख दिया, ठीक है। तो ये इसने लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं, ठीक है, अगर यार ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना ई वन, ठीक है, ये पीछे जो टॉपिक है उनमें ये चीज़ें लिखी हुई ई वन डैश इस डॉट ई जे डैश, ठीक है। ये चीज़ जो है ना अगर डेल्टा की फॉर्म में हम लिखें तो डेल्टा की फॉर्म में यार हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये डेल्टा आ जाएगा आई जे, ठीक है। अगर इसी तरह यार इधर जे है इधर के है तो ये डेल्टा जे के आ जाएगा। तो डेल्टा की फॉर्म में इस तरह हम ये जानते हैं। तो नीचे हमने ये लिखा, ये रिजल्ट हमने खुद से लिखा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 2 यूनिट जैसे ई और आई डैश और डॉट ई जे डैश को हम डेल्टा की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो यार ये इसका अगर हम कंपैरिजन करें 1 और 2 का, तो इनकी लेफ्ट साइड जो है ना वो बराबर है दोनों की। तो लेफ्ट अगर बराबर है तो राइट इसकी ये है और इसकी ये है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम जो है ना ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहला जो हमने प्रूव करना था रिजल्ट वो प्रूव कर लिया। अब दूसरा रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ये दूसरी ये चीज़ ले लेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो इसको हम जो है ना वो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसे ई जे है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ई जो है ना हम जे आई के साथ ले लेते हैं। तो यार ये जो है ना ई आई है लिखा हुआ इधर, ये ई आई कर लें। तो ई आई है तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो हम ई जे के साथ लेंगे, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। और आपको पता है ई के ई जे, इसको अगर हम यार ये जो एल के आई है ना ये इसी तरह आ जाएगा एल के आई, ठीक है। और ये जो ई के ई जे है ना इसको ये डॉट यूनिट वेक्टर इसको हम अगर एल की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ के इसके साथ आई है तो एल के जे है सॉरी, तो एल के जे आ जाएगा।
तो अब हम जानते हैं कि अगर डेल्टा की फॉर्म में यूनिट वेक्टर को हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ क्या है, ई आई है और ई जे है, तो ई आई और ई जे को अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं। ऊपर वाले को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, तो इसको यूनिट वेक्टर को देखें ई आई और जे डेल्टा की फॉर्म में लिखे तो आई जे आ जाएगा साथ में, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिए। ये मैंने ऊपर आपको बताया कि यूनिट वेक्टर को डेल्टा की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, एल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो क्योंकि एल की फॉर्म में लिखने के लिए जो है ना वो सिस्टम, एक वो प्लेन होता है जो आपने दो प्लेन होते हैं, जैसे के और के डैश प्लेन हमने पीछे कंसीडर किए थे, तो वो प्लेन होते हैं, ठीक है। उनमें जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनके दरमियान हम जो है ना एल को इस तरह शो कर सकते हैं, ये ठीक है। तो अब इन दोनों का 4 और 5 का कंपैरिजन किया तो बेटा ये जो चीज़ हमने सेकंड प्रूव करनी थी वो होगी। यार इसके बाद ये जो एग्जांपल 11 है कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर्स क्या होता है, इसको डी ये इस तरह डिनोट करते हैं और इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। आप इस चीज़ को यार याद कर लें, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका फार्मूला है, तो इसको आप याद कर लें कि इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर डबल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें तो डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है। जो पीछे हमने किया है वो जो है ना वो बस उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बतानी थी। इंशाल्लाह जो हमने जो नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम है वो भी करेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट होना चाहिए था। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग सिंबल, ठीक है, अल्टरनेटिंग सिंबल जो है ना ये किसका है, क्रोनेकर डेल्टा का अल्टरनेटिंग सिंबल इसको कहते हैं, ठीक है, एप्सरा आई जे के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये क्या होती है, पीछे हमने देखें क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आई और के सेम, आई और जे सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर ये सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसने दो चीज़ें यार डिफाइन की हैं। ये कहता है कि आई जे के इज़ अ साइक्लिक परमोटेशन। अगर ये साइक्लिक परमोटेशन है ना तो फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू जो है ना वो -1 होगी। और अगर आई और जे के में से कोई से भी दो इक्वल आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे कि देखें साइक्लिक परमोटेशन क्या होती है, इसने देखें ये 1 है ना, तो अगर ये चले मैं लिखता हूँ एप्सरा 1, ठीक है, इसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, आगे 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो यार इस तरह साइक्लिक होता है, ये अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और देखें इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें जैसे 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 के पीछे नहीं जाना, पीछे तो 1 होता है, आगे साइक्लिक आपने देखना है। 3 के बाद क्या आएगा, 1। और यार मैंने आपको बताया था कि आई जे के की वैल्यू 1 2 3 होती है, ठीक है, ये कार्टेशियन टेंसर में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर हम इस तरह चेक करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं तो ये 3 के आगे आएगा 1 1 के आगे आएगा 2, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशन है, या एंटी क्लॉकवाइज आप जो है ना इमेजिन कर सकते हैं। अब एंटी साइक्लिक क्या होती है, जैसे देखें, जैसे इधर मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, तो 2 चले मैंने लिखा, साइक्लिक में क्या आता है, 2 के आगे 3 आता है, बट ये रिवर्स होगा, 1 और फिर 1 के बाद जो है ना वो 3 आ जाएगा। तो ये अगर साइक्लिक नहीं है तो आपने जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना क्या लिख देनी है, -1 लिख देनी। अगर साइक्लिक है तो +1, अगर साइक्लिक नहीं है तो -1। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई से दो सेम हो जाए, जैसे ये यार जे और के सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू आपने 0 लिख देनी। और यही चीज़ इसने नीचे भी लिखी हुई है, जैसे देखें इसमें 2 2 आ गया, इसमें 1 और 1 आ गया, सेम हो गया ना, कोई अगर दो सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो सही तरह याद कर लेनी है, क्योंकि आगे जो है ना ये क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये थ्योरम जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है ना ये आया भी है, प्रूव है। तो प्रूव क्या है जी, कि एप्सरा आई जे के, एप्सरा एल एम के, यानी अल्टरनेटिंग जो सिंबल है किसका, क्रोनेकर डेल्टा का, ये इक्वल होता है इसके, ये थ्योरम है, ठीक है। और इस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे, लेकिन थ्योरम का प्रूव करने से पहले हमें ये जो कुछ चीज़ें हैं इनका पता होना। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो यार वो क्या होता है, वो तीसरे के इक्वल आ जाता है। जैसे आई क्रॉस आई आप करेंगे ना तो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर हम डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना आई और जे का, तो ये तीसरा आ जाता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के केस में ये होता है कि अगर सेम का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 1 आ जाता है, और अगर डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यार ये जो है ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर की, तो ये इसने यही लिखी हुई है, ठीक है।
ई आई, क्योंकि इधर हम कार्टेशियन टेंसर में आई जे के को क्या लिखेंगे, E1 E2 E3 लिखेंगे। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में भी इनको यही लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। तो E1 जो है ना वो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे E2 के साथ तो E3 आ जाएगा, और इसी तरह ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, मतलब ये तीसरे आ जाएंगे। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये साइक्लिक होते हैं, यानी देखें E1 के बाद E2 आता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो E3 आ जाएगा, E2 के बाद E3 आता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो E1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह होता है E3 क्रॉस प्रोडक्ट E2, ये साइक्लिक नहीं है, मतलब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। तो ये 3 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आता है तो फिर तो ये इसी के इक्वल होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है ना, तो इसके साथ साइन जो है ना वो माइनस का लगेगा, यानी ये माइनस ये आ जाएगा माइनस E2, तीसरा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में माइनस आ जाता है अगर ये साइक्लिक ना हो, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है ना वो हमने ले लेना है, और इधर एप्सरा आई जे के की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, और एप्सरा एल एम के की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ठीक है। और इन दोनों को आप देखें, अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है जी, मतलब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये डॉट सी आप पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम ए क्रॉस सी डॉट बी भी लिख सकते हैं, और बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये जो है ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है कि इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसने क्या किया कि ये जो के है डॉट प्रोडक्ट है, इसको पहले लिख लिया और बाकी दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट डाल दिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और फिर देखें, अब हमें पता है कि ई सेम यूनिट वेक्टर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो इधर हम 1 पुट कर देंगे और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये जब दोनों खत्म हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इन चार के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो है, ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख लिया, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये आके इसने जो है ना वो ये इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ये ना 4 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब 2 के दरमियान ना क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें फार्मूले ये लिखे हुए हैं, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्योंकि वेक्टर इसका हिस्सा होता है टेंसर का, तो वेक्टर अगर आपको वेक्टर के फार्मूले नहीं आएंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी। तो देखें ये जो है ना वो 2 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, 2 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ई आई क्रॉस ई जे और क्रॉस ई एल, और इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट डाल लिया, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरह लिख लिया। अब ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 के दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका फार्मूला यार ये होता है, मैंने ऊपर ये एरो नहीं डाले, ठीक है, ये वेक्टर होते हैं, तो उसका फार्मूला यार ये होता है कि अगर 3 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लें और बी को इसी तरह बाहर लिख दें, ठीक है। फिर बीच में माइनस डाल के अब बी और सी का ले लें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और ए बचा इसको बाहर लिख दें, ये फार्मूला है। तो इसने इसी फार्मूले का यूज़ किया यहाँ पर जो है ना वो इसने इसी फार्मूले का यूज़ किया। तो जब देखें ई आई का ई एल के साथ डॉट प्रोडक्ट और ई जे इसी तरह, फिर बीच में माइनस डाल के ई जे का ई एल के साथ, और ये ई आई इसी तरह, और ये जो बाहर ई एम है ये तो इसी तरह लिख दिया। अब इस ई एम को इसके साथ भी पहली रकम के साथ और दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई इसने कर दिया। तो लेकिन जब पहली के साथ करेंगे तो ई जे है और डॉट प्रोडक्ट लेना है ई एम के साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आई है और ई एम आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखें ये क्रोनेकल डेल्टा की डेफिनेशन, मतलब अगर इसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहें यूनिट वेक्टर को, तो इस तरह लिख सकते हैं कि इनमें देखें ई आई, ठीक है, और ये लिखा हुआ है आपके पास ई एल, तो इसको अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा, और ये ई खत्म हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा इसकी जगह पर आई और जे। और अगर इसको यूनिट वेक्टर को डेल्टा की फॉर्म में लिखें, यार ये जो डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं ना ये पीछे इसने प्रूव किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने आपको नई टॉपिक करवाया बिकॉज वो थ्योरी इतनी बड़ी है और वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप वैसे इन चीज़ों को याद कर लें, ठीक है। ई अगर आपने वो देखना है तो अलहदा यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास जी ई जे ई एम, तो इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा आई एम आ जाएगा, और सॉरी ये ई जे ई एम ये डेल्टा जे एम आ जाएगा, ठीक है, जे एम।
तो बीच में माइनस डाल के इसकी जगह पर हम डेल्टा जे एल लिख लेंगे और इसकी जगह पर डेल्टा आई एम लिख लेंगे। इसने आई एम को पहले लिख लिया, जे एम को बाद में लिखा क्योंकि ऊपर इस तरह था ना। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको आप जो है ना वो देख लीजिएगा जी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल नंबर 12 है और इसके कुछ पार्ट है। तो इसमें यार ये जो हमने पीछे डेफिनेशन की है वो एप्सरा की, यानी जो क्रोनेकर डेल्टा इसकी अल्टरनेटिंग फॉर्म है जो उसकी जो डेफिनेशन की है उसी का हम यूज़ करेंगे। वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि अगर आई जे और के क्या हो साइक्लिक हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और अगर आई जे के, चले मैं साइक्लिक लिख, आई जे के अगर एंटी साइक्लिक हो, मतलब साइक्लिक ना हो, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और अगर आई और जे के दोनों में से कोई दो से सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना 0 के इक्वल, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो इसको ओपन करने का तरीका यार ये होता है कि ये इसमें जो डमी है उसकी जगह पर आपने पहले जो है ना वो वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले पता है इसने क्या किया, इसको वैसे तो हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, बट इसने डेफिनेशन का यूज कर लिया। डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं, मतलब जे और जे इसमें क्या चीज डमी है, के भी डमी है, तो दोनों में से आप जो है ना यानी जे और के की जगह पर पहले 1 1 पुट करें, फिर प्लस करके 2 2 पुट करें, फिर प्लस करके 3 3 पुट करें। आई को इसी तरह रहने दें, फिर आई की जगह पर 1, तीनों में 1 पुट करें, फिर आप 2 पुट करें, फिर आप 3 पुट करें। तो इस तरह जो है ना वो आपके पास जो है ना वो 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसने वैसे डेफिनेशन का यूज किया हुआ है। डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन डेल्टा की डेफिनेशन है। डेल्टा की डेफिनेशन क्या है? वो जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी, तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा, पीछे जो लेक्चर है उनमें वो मौजूद है। तो वो डेफिनेशन ये होती है कि जो डमी होता है ना, डमी जो 2 दफ़ा आता है उसको डमी कहते हैं, उसको हम ओमिट करते हैं। और डेल्टा की अभी हमने पीछे भी ये डेफिनेशन किया है। डेल्टा की डेफिनेशन ये है कि अगर यार ये सेम हो ना, जैसे कि देखें, चले डेल्टा ए मैं कर लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ आई जे और इधर मैं आई के लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें दोनों में से एक यानी डेल्टा लिख ली या ए लिख ली जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं इसमें ए लिख लेता हूँ और ये देखें ये डेल्टा की डेफिनेशन है, फार्मूला है। तो इसमें डमी क्या है जी? आई 2 दफ़ा आया, तो आई इसमें से क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ सिर्फ जे और के आ जाएगा। आई ख़त्म हो जाएगा जो चीज़ 2 दफ़ा होगी, और ये डेल्टा भी खत्म हो जाएगा। अगर आप डेल्टा को खत्म करना चाहते हैं तो डेल्टा को खत्म कर सकते हैं, अगर ए को खत्म करना चाहते हैं तो फिर डेल्टा के साथ आई जे और के आ जाएगा। तो इसने डेफिनेशन का यूज किया। अब इसने डेल्टा को खत्म किया और एप्सरा लिख दिया, और यहाँ पर क्योंकि जे और जे 2 दफा आ रहा है तो लेकिन इसने के को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो आप जो है ना वो यहाँ से के जे को खत्म कर दे और के इसी तरह रहने दे, क्योंकि दोनों ही डमी है, तो जिसको मर्जी है खत्म कर ले। तो ये चीज आ जाएगी, जब के खत्म हो जाएगा तो आई जे आ जाएगा, क्योंकि इधर आई है और एक जे ये और एक जे ये है, ठीक है, ये आ जाएगा इधर। आप चाहें तो बेटा इसमें से जो है ना वो जे को खत्म कर सकते हैं, के लिख सकते हैं। अब आई जे की वैल्यू पुट की, देखें इसमें जे क्या है? डमी है। डमी की जगह पर हम वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो इसकी जगह पर पहले 1 1 रखा, ठीक है, फिर 2 2 रखा, प्लस करके फिर 3 3 रखा। तो अब अगर आप आई की जगह पर बी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, 9 वो आ जाएंगे, मतलब ये कि पहले 1 पुट कर लें आई की जगह पर, ये 1 1 प्लस आई की जगह पर 1 पुट करें 2 2 प्लस आई की जगह पर जो है ना वो आप 1 पुट करें 3 3 प्लस पहले आई की जगह पर इसमें 1 पुट करें, फिर आई की जगह पर इसमें 2 पुट करें 2 1 1 और प्लस 2 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 3 आ जाएगा। तो यार ये आप फिर इसी तरह आई की जगह पर 3 पुट कर लें, या यहाँ से ये वैसे ही 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि देखें इसमें जे और के जो है ना वो क्या है? 2 टाइम है, और इसकी तो ये डेफिनेशन है कि अगर इनमें से कोई भी 2 टाइम आते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और अगर साइक्लिक हो यानी आई के बाद जे की वैल्यू आ रही है, फिर के की वैल्यू आ रही है, यानी पहले 1 है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। अगर इस तरह हो तो ये साइक्लिक होता है। जैसे 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या होता है? 3 के बाद 1 होगा, ठीक है। तो ये अगर साइक्लिक है तो यार इसकी वैल्यू 1 होगी, एंटी साइक्लिक है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और एंटी साइक्लिक क्या होता है? पहले 2 है, 2 के आगे 3 होता है, लेकिन 3 नहीं आ रहा, पीछे वाला आ रहा है, ठीक है, पीछे वाला आ रहा है ना, यानी 1 आ रहा है। तो फिर ये क्या होगा? ये जो है ना वो -1 होगा, यानी एंटी साइक्लिक हो। लेकिन अगर आई जे के तीनों में से कोई सी 2 वैल्यू सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हमने 0 लिख देनी है। तो देखें इधर जो है ना जे के की वैल्यू सेम होगी, 0 कर देंगे। इधर जो है ना वो 0 होगी, क्योंकि ये 2 है, जे और के की वैल्यू 2 टाइम है, तो ये 0 0 हम इधर पुट कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा 0 के।